चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर का आप लोग नाम जान रहे होंगे, गॉसेस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका हिंदी हुआ आपका गॉस का प्रमेय तथा विद्युत विभव। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर है। पहला आपका विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर था जो हम लोग कल कंप्लीट किए हैं। आज आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक दूसरा चैप्टर है, फिर आपका तीसरा चैप्टर आएगा। तीनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। चैप्टर का नाम दे दीजिए आप लोग, यही आपका गॉस का प्रमेय तथा विद्युत विभव, यही आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आपको देना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है वेक्टर एरिया। हिंदी भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी भी इंग्लिश दोनों लेके चलना है साथ साथ। वेक्टर एरिया, इसका हिंदी आपका होता है सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल, वेक्टर एरिया, इसका हिंदी आपका होता है सदिश क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, हम लोग क्षेत्रफल वही है जो हम लोग जानते हैं, आयत का निकालते हैं, वर्ग का निकालते हैं, घन घनाभ इस सब में पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान देना है, ये आपका नाम क्या रखते हैं, सदिश क्षेत्रफल। वैसे आपका क्षेत्रफल जो है अदिश होता है, सदिश नहीं होता है। लेकिन ये आपका सदिश क्षेत्रफल क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है। आखिर हम इसको सदिश कब बोलेंगे, ध्यान दीजिए। सदिश बोलने के लिए हम लोग को एक शर्त रहता है। सदिश आप उसको तभी बोल सकते हैं जब उसमें आपका दिशा भी रहना चाहिए और परिमाण रहना चाहिए। तो कोई क्षेत्रफल जैसे आयत का निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो वो जो है आपका उसमें केवल परिमाण रहता है, उसमें कोई दिशा नहीं रहता है। तो हम सदिश क्षेत्रफल क्यों लिखें, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग समझना है। जैसे कि कोई सपोज रूम का खिड़की होता है, यदि ये समझ लीजिए आप लोग कोई खिड़की है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल आपका, इसमें हम दिशा समझना चाह रहे हैं। परिमाण तो रहता है ये 4 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी रहे, इसमें परिमाण तो आप लोग को जान ही रहे हैं। हम आपको दिशा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी आपका एक दिशा होता है। तो दिशा क्या होता है इसको समझना है। जैसे कि ये दिशा के ऊपर कैसे निर्भर करता है। आप लोग खिड़की है, जैसे खिड़की में आप सपोज 2 ये गेट खोल दीजिए, तो उसमें क्या आएगा, आपका कम हवा या लाइट आएगा। लेकिन आप यदि चारों गेट खोल दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका ज्यादा लाइट भी आएगा, ज्यादा हवा भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्षेत्रफल भी किसके ऊपर निर्भर करता है, कभी कभी दिशा के ऊपर निर्भर करता है। जब ये दिशा के ऊपर निर्भर करेगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल। क्लियर है, सदिश क्षेत्रफल कब बोलेंगे, जब ये आपका दिशा के ऊपर निर्भर करेगा, तब हम इसको बोलेंगे सदिश क्षेत्रफल। चलिए सदिश क्षेत्रफल देके आप लोग डैश दे दिए होंगे। तो सदिश क्षेत्रफल का परिभाषा लिखिए।
वह क्षेत्रफल जो दिशा के ऊपर निर्भर करता है उसे सदिश क्षेत्रफल कहा जाता है। चलिए, सदिश क्षेत्रफल हम लोग समझ गए, वो फिगर नहीं बनाना है, वो समझाने के लिए किए थे। अब आगे हम लोग सदिश क्षेत्रफल को कैसे डिनोट करेंगे वो हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए, ये सदिश क्षेत्रफल जो है आपका सदिश वेक्टर एरिया, इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि आपका हिंदी हम लिख चुके हैं। यहाँ आपका मन है तो इंग्लिश की जगह हिंदी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सदिश क्षेत्रफल को है हम लोग ds से सूचित करते हैं। ds सदिश है, इसीलिए हम लोग इस पर एरो का चिन्ह दिए, ये वेक्टर का निशान दिए। ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा ध्यान देना है कि सदिश के ऊपर हम लोग ये निशान देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ds ये मोड में देने के बाद ये क्या हो गया, परिमाण हो जाता है। तो और एक दिशा के लिए हम कैप दे देते हैं। क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग मोड में डाल दिए। अगर केवल इस तरह रहेगा तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है, लेकिन इसको फिर यदि हम मोड में डालें तो ये क्या हो गया, केवल परिमाण। दिशा के लिए हम अनकैप दे दिए। अनकैप क्या है, ये इकाई सदिश है जो किसको नियुक्त करता है, दिशा को बताता है। तो चलिए हम लोग आगे इसको मॉड से मॉड और ये कट जाता है, जैसे कि जान रहे हैं आप लोग। तो ये ds इंटू अनकैप सदिश क्षेत्रफल को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके नीचे कल कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे, सर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए दूसरा बोर्ड चेंज कर दिए हैं। हो सकता है कि इसमें आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपका वेक्टर एरिया है, सदिश क्षेत्रफल। देख लेते हैं आप लोग का वीडियो कैसा आ रहा है। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? आप लोग नोट कर दिए होंगे। कल जो आधा क्वेश्चन हम सोल्व किए थे, आप लोग को बोले थे सोल्व कर दीजिएगा। उसमें दो बच्चा उसी समय सोल्व करके बताया था, अविनाश और आनंद। आप लोग भी सोल्व कर दिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने वेक्टर एरिया को समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट इसमें है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हिंदी क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हिंदी विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, ये विद्युत फ्लक्स आपका क्या है। यदि आपका मन है केवल जान ही रहे हैं, अगर इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश, यदि केवल आपका मन है हिंदी लिखेंगे तो केवल हिंदी भी लिख सकते हैं।
देखिए हम लोग विद्युत फ्लक्स किसे करते हैं और इसको हम लोग सूचित करते हैं फाई से। विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं फाई से। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर विद्युत फ्लक्स है आपका क्या। देखिए समझना है, ये बहुत सारे विद्युत रेखाएं हम क्रॉस करवाएंगे एक निश्चित एरिया से। ध्यान दीजिए, यदि इस तरह से गया, इस तरह से ये विद्युत रेखाएं हैं आपका। आखिर हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे किसको, ये हम आपको समझना चाह रहे हैं। क्या जितना विद्युत रेखाएं इसमें पास कर रही है, क्या सबको हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जितना रेखाएं इसमें जा रही है, देखिए इसमें जितना रेखाएं हमने दिया इसको हम लोग N1 मान लेते हैं, और जितना रेखा इससे होकर पास किया इसको हम लोग N2 मान लेते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जितना रेखा हमारा पास हुआ इसको N2 मान लिए। तो हमको ये बताना है आपको कि जितना रेखा इस क्षेत्र से होकर, इन निश्चित क्षेत्र से होकर जितना भी रेखाएं पास कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। हमने दिया कितना, N1 लाइन्स दिए इसमें, और पास कितना हुआ हमारा इसमें, इससे होकर N2। तो कहने का मतलब यह, इसको हम लोग फाई उतना को ही बोलेंगे जो इससे होकर पास कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोगों को ध्यान इसमें ये देना है कि इसमें हमने दिया कितना है, N1 दिया है, पास कितना होगा N2। तो हम लोग फाई बराबर बोल सकते हैं कि N2 माइनस N1। फिर से एक बार समझिएगा। अब N1 आप ये वाला जो है आपका, देखिए हमने दिया क्या, बहुत सारे लाइंस इसमें पास करवाया, लेकिन पास हुआ हमारा कितना, बहुत कम ही पास हुआ। कहने का मतलब N2 हमारा क्या हुआ, पास हुआ, और N1 क्या है, हमने दिया। लेकिन ये बात ध्यान देना है, इसमें आपका बड़ा कौन है, ज्यादा कौन है, N1 या N2? हमने दिया क्या है, N1। तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा किसका संख्या होगा, N1 का संख्या। इस जगह हम लिख देते हैं, क्योंकि N1 क्या है आपका, बड़ा है किससे, N2 से। यानी कि विद्युत रेखाओं की संख्या इधर कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी बीएम आपको समझाने के लिए, इसमें बहुत सारे रेखाएं रहती है, इसमें है कितना, आपको 9 दिख रहा है, लेकिन पास कैसे हो रहा है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, जिसमें पास हो रहा है 3 4 5 6। और ये तो आपका पूरा पास नहीं हो रहा है। कहने का मतलब पास कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका, 6 ही होगा, क्योंकि जो आपका पूरा पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आपका विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ ये बताइए, अब क्या करना है, 6 में से आपको 9 को घटाना है, तो किसमें आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ लिख देते हैं, यदि इसका संख्या बहुत ही कम हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, d5 बराबर। कहने का मतलब ये है कि यदि लाइन का संख्या क्या रहता है, बहुत कम भी हो सकता है, तो d5 बराबर
डी फाई बराबर, अब देखिए यहां से जो आपका घट के आएगा, यानी कहने का मतलब है दूसरे में से किसको घटा रहे हैं, पहले को घटा रहे हैं, दूसरा क्या है आपका बहुत ही कम है, तो वो डी फाई माइनस सॉरी n2 माइनस जो n1 आप कीजिएगा n2 माइनस n1, तो ये आपका किस में आएगा, जो भी संख्या आएगा तो किस में माइनस में आएगा। तो यही आपका क्या हो गया मैथमेटिकल हो गया। देख लेते हैं आपका एक और, क्लियर आ ही रहा है वीडियो, कोई दिक्कत ना है। इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का वह विद्युत रेखाएं जो किसी निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरती है, वह विद्युत रेखाएं जो किसी निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरती है उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर है, जो निश्चित क्षेत्र से होकर, वह विद्युत रेखाएं जो किसी निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो चलिए इसका आप लोग को एक और तरह से इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। इसको हम उस परिभाषा लिखनी है, उसके नीचे आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट ही कर लीजिए, ठीक है। अब आगे इसको एक तरह से और हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम लोग कंसेप्ट देके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, तो आप लोग को बताए हैं कि 12th में 11th का भी यूज आता है, आपको इंटीग्रेशन सबका भी काम पड़ेगा जो हमने आपको 11th में पढ़ाया है। तो हमें 11th छोड़ना नहीं चाहिए, बार बार आप लोग को बोले होंगे कि 11th ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, 11th का यूज यहाँ भी आ जाता है। कंसेप्ट विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स का एक और तरह से आप परिभाषा देख सकते हैं। देखिए इसमें कंसेप्ट देके लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल को अभी बहुत सारा टाइम है, के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। तो इसमें अभी बताएं आपको क्या, विद्युत क्षेत्र, चलिए लिख ही देते हैं एक लाइन, ये आपका दूसरा परिभाषा है। विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना सदिश क्षेत्रफल। नहीं दिखा होगा, ध्यान देना है तो बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र गुना सदिश क्षेत्रफल गुना सदिश क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताए हैं, सूचित किससे करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, इनटू सदिश क्षेत्रफल को डी एस से सूचित करते हैं, डी एस। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। अब ये ध्यान देना है, फाई इक्वल टू ई इंटू
इसको हम लोग इस तरह से भी ध्यान देना है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस वाला रहता है तो हम लोग क्या देते हैं, साइन देते हैं। तो अगर ये डॉट है तो क्या देंगे, कॉस देंगे। ध्यान दीजिए पिछले क्लास में आप लोग को ये बताए, ये आपका दिशा है ना, इस तरह से आप लोग को हम बताए थे। इसको मोड में ले लीजिए कि इसको सदिश है तो इसको आप साइड में अनकैट भी दे सकते हैं, इकाई सदिश। और ds को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह मोड में कर दीजिए। इसमें भी आप अनकैट दे सकते हैं। और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। यदि अनकैट क्या है आपका, जहां अनकैट बराबर इकाई सदिश है जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इकाई सदिश जहां अनकैट बराबर क्या है आपका, इकाई सदिश। इधर हम मिटा सकते हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग का सिलेबस भी थोड़ा पीछे हो गया है, और आप लोग को भी हेल्प करना है, घर में मेहनत करते रहना है ताकि हमारा सिलेबस अपडेट हो सके टाइम के अनुसार। हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मॉड के अंदर था ई हो गया, मॉड हट और एरो कैंसिल हो गए। ई अनकैट का वैल्यू तो 1 ही होता है, ई का ई हो गया, अनकैट का 1, फिर ds और ये सॉरी एरो और ये खत्म, फिर अनकैट ई इंटू ds cos थीटा। फाइव को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ds cos थीटा। इस जगह फिर से आप लोग समझ जाइए क्या क्या किए। ये ई का तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सदिश है, तो सदिश में आपका एरो का चिन्ह दिया, लेकिन मोड लगाए तो एरो और मोड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ई बचा। तो ई का हम ई लिख दिए। फिर अनकैट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 1 को हम कुछ नहीं किए, n को हटा दिए। तो ई का ई लिख दिए, ds का क्या किए, ds लिख दिए, फिर cos थीटा का cos थीटा लिख दिए। यही हमारा विद्युत फ्लक्स का क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, लर्निंग पॉइंट लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं किस पे, लर्निंग पॉइंट्स। विद्युत फ्लक्स का हम लोग लर्निंग पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट दीजिए, बहुत बच्चे जैसे क्लास में मेहनत कर रहे थे उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसा भी है जो सोच रहे हैं कि जब क्लास खुलेगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो क्लास यहाँ YouTube पर हो गया है, ये क्लास में अब ऑफलाइन क्लास में बताना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस टाइम के अनुसार अपडेट करने के लिए हो सकता है कि सपोज 1 महीना तक लॉकडाउन लगे, और इसी 1 महीना में हमको टाइम के अनुसार सिलेबस को अपडेट करना है। इसलिए आप लोग भी हमारी सहायता करें, जिससे हम लोग का सिलेबस भी टाइम के अनुसार हो आ सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम लोग अभी मेहनत नहीं करते हैं तो पिछले साल भी बहुत कोचिंग संस्थानों में हुआ था ये कि ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया था, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब था वही सब बच्चे को बता दिया गया था, जो बहुत ही गलत है। जहाँ तक बच्चे को सीखने का है तो पूरा क्वेश्चंस को सीखने का हक है। तो आप लोग भी अच्छे से, भी हम लोग के पास समय है, भी आपको आने का भी टाइम बचता है, नोट कर दिए होंगे इसको, आने जाने का, और घर में है तो आराम से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं आप लोग।
क्योंकि ये समय फिर से नहीं आने वाला है। आप लोग को बताए ही थे क्लास के स्टार्टिंग में ही, हम लोगों को अपना सोच पॉजिटिव रखना है और हर स्थिति से हम लोग को गुजरना है। परिस्थिति क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमारा एम क्या है उस पर हमेशा फोकस रखना है। हमको आगे करना क्या है उस पर हमेशा कोशिश कीजिए आप लोग फोकस। ऐसा नहीं कि ये सब मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। यदि आप बहाना बनाते हैं तब बहाना ही बनाते रहिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते ही रहेंगे। इसलिए हमको बहाना से ऊपर उठना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला पॉइंट लिखिए, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। 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 दूसरा पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट, विद्युत फ्लक्स दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। विद्युत फ्लक्स दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। तीसरा, विद्युत फ्लक्स का परिमाण, विद्युत फ्लक्स का परिमाण, विद्युत फ्लक्स का परिमाण EdS cos थीटा होता है। विद्युत फ्लक्स का परिमाण EdS cos थीटा होता है। परिमाण अभी आप लोग को पहले बता दिए हैं। चौथा पॉइंट, जब विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल, जब विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। तब विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। ध्यान दीजिए कैसे न्यूनतम होगा। यदि एक साइड हम रखें विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरे साइड यदि एक क्या लिखा है लंबवत, ये सदिश क्षेत्रफल, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बीच का कोण कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तब विद्युत फ्लक्स बराबर अभी फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, E × ds cos थीटा। ध्यान दीजिए, E × ds cos थीटा का मान कितना है आपका 90, cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है। जब आपका विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है।
ये आपका 4 नंबर पॉइंट था। अब आपका पॉइंट नंबर 6 होगा, नोट कर लीजिएगा जैसे कि क्लास में करते थे लैंग्वेज लिखने के बाद मैथमेटिकल भी। ये आपका एक दूसरे का क्या था, लंबवत था। अब हम लोग चलते हैं इसमें, जब विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, दोनों जब क्या हो आपका एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कहने का मतलब ये है इस तरह से एक दूसरे के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और आपका सदिश क्षेत्रफल इधर हो। इस तरह से भी हो सकता है, विपरीत दिशा में भी हो या फिर दोनों एक ही दिशा में हो। ये आपका विपरीत दिशा हो गया। यदि आपका दोनों एक ही दिशा में हो, सदिश क्षेत्रफल भी और विद्युत क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र भी, ध्यान देना है। पहले मैथमेटिकल कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज दिखा देंगे। ये देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितना हो गया इसका वैल्यू 180 डिग्री, एक ये साइड है एक ये साइड है। तो हम लोग ध्यान दीजिए फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी एस कॉस थीटा। फाई बराबर कॉस कितना हो जाएगा, थीटा कॉस 180। 180 का वैल्यू कितना होता है, याद है क्या आप लोग को? 180 का वैल्यू होता है -1, E इंटू डी एस फिर -1, तब आपका फाई का मान कितना हो जाएगा, -E इंटू डी एस। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ये माइनस सबसे पहले cos थीटा जो आपका यहाँ से सूत्र भी आपका लिए कहीं लिखाए होंगे, देखिए सूत्र है E इंटू डी एस कॉस थीटा। तो E का E हो गया ds का ds cos 180। 180 का कितना वैल्यू होता है, -1 होता है, तो माइनस से फिर 1 से गुणा किए तो ये आ गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिए सेम वही फाई बराबर क्या होगा, E इंटू डी एस कॉस थीटा। फाई बराबर E डी एस कॉस कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही रास्ते पर जा रहा है, कॉस 0 डिग्री। तो फाई बराबर यहाँ बताइएगा आप लोग, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब किसी को 1 से गुणा करेंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 1 से गुणा करेंगे तो वही E इंटू डी एस। ध्यान दीजिए एक आपका किस में आ गया, माइनस में, दूसरा किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, इसका ग्राफ इस तरह से समझना है आपको, दोनों महत्तम ही होता है। ये आपका इस तरह से जब जाता है ग्राफ, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइड आपका प्लस वाला हो गया E इंटू डी एस, और यहाँ ये साइड जो आपका है नीचे, ये एक्स एक्सिस में ऊपर चला गया, यानी कहने का मतलब ये वाला आपका ऊपर वाला हो गया, और यही आपका नीचे जो गया ये आपका माइनस में ये साइड आ गया। ये माइनस में लिखे क्या है, बहुत बच्चे को फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसे कुछ लिखेंगे ही नहीं ताकि दिक्कत ही ना हो। केवल और केवल इधर क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। ऊपर ये किसमें है, प्लस में है, नीचे किसमें है, माइनस में। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आपका महत्तम ही है, प्लस में ऊपर की तरफ भी गया तो वो भी क्या है, महत्तम है, लेकिन ये भी नीचे भी गया तो ये भी क्या है आपका महत्तम ही है, माइनस से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। तो फिर से 6 नंबर का हम लोग पहले लिख लेते हैं, पॉइंट में लिखना क्या है, जब विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल, जब विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल
सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो या एक ही दिशा में हो, या एक ही दिशा में हो, इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान, इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान महत्तम होता है। इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान महत्तम होता है। थोड़ा को नोट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है आपका विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। ये आपका दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट से बनता है। इसका परिमाण E इंटू ds होता है, E इंटू ds cos थीटा। जब ये एक दूसरे के लंबवत हो तब उसका मान न्यूनतम होता है, फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब एक दूसरे के दिशा या विपरीत दिशा में रहेगा तब क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाता है। आ रहा है, ठीक, देखो सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट तक हो गया था। अब 7 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सेवन नंबर पॉइंट देखिए, विद्युत फ्लक्स का अस्थायी मात्रा, विद्युत फ्लक्स का अस्थायी मात्रा। ध्यान दीजिए, अस्थायी मात्रा का आप लोग आराम से अपने से भी निकाल सकते हैं, फिर भी हम हेल्प कर देते हैं आपका। देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर अभी क्या लिखाए थे, E इंटू ds, ये लिखाए थे ना। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का आपको हम न्यूटन बटे कूलम होता है, और ये ds क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। जब मीटर स्क्वायर हो गया, चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। न्यूटन को क्या लिखते हैं, kg मीटर सेकेंड पर पावर -2, फिर आपका मीटर पे पावर फिर क्या हो जाएगा 2, कूलम पर पावर ऊपर जाएगा तो -1। आप लोग को वो लकीर में ही मिल गया, इसलिए हम उधर का मिटा देते हैं। कोशिश कर रहे हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो। वैसे अब शादी विवाह का भी निमंत्रण सब खत्म हो गया है, आप लोग पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लगन भी अब अगले मंथ में ही होगा। कि है संजय के लगन इसमें पता नहीं सर, नहीं पता। वैसे हम लोग पंडित जी ना है जो हम लोग बता सकेंगे। लगन है कल था, कल भी था लगन। भोज थोड़ा कम खाना है हम लोगों को, और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, kg देखिए मीटर कैट हो, 2 गो यहाँ है और 1 यहाँ, तो मीटर कैट हो गया, 2 यहाँ 1 यहाँ, मीटर 3 हो गया। सेकेंड पर पावर क्या आपका -2 कूलम की इनवर्स। यही आपका अस्थायी मात्रक है। इसको हम लोग विद्युत, इसी को हम लोग वेबर बोलते हैं। याद रखना है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, वेबर लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं। लेकिन अस्थायी मात्रक जब बोलेगा तो हमको ये लिखना है। चलिए इसका अगला 8 नंबर पॉइंट होगा डायमेंशन, विद्युत फ्लक्स का विमान। विद्युत फ्लक्स का विमान, विमान kg को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं,
मीटर को एल पर पावर कितना 3, टी पर पावर कितना -2, क्यू पर पावर कितना -1। यही आपका क्या निकल गया बीमा निकल गया। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आने वाला है, जल्दी से नोट कर दीजिए। चैप्टर में ही आपका आया था गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसी पर अब हम लोग चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अभी कुछ दिन होमवर्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप लोग को होमवर्क देंगे हम, बना के दिखाइएगा, मेरे नंबर पर भेज देना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गॉस थ्योरम। हिंदी क्या होगा इसका गॉस का प्रमेय। ये 1836-37 ईस्वी में ये दिया गया था। ये वैज्ञानिक थे आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गॉस थ्योरम देखिए, पहले ये समझना हम लोगों को गॉस का थ्योरम आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ा, क्या रीजन है जो गॉस वैज्ञानिक आए और हम लोगों को ऐसा थ्योरी दिए जिसका हम लोगों को क्या है यूज में आया। तो हम लोग को ये समझना है गॉस जो वैज्ञानिक हैं ये जर्मनी के थे, बहुत ही पॉपुलर हुए और ये वैज्ञानिक जो थे मैथमेटिशियन थे। कहने का मतलब है कि जितना भी फिजिक्स के वैज्ञानिक जो सब भी है वो सब अक्सर मैथ के वैज्ञानिक रह चुके हैं। जितना भी आप लोग देख रहे हैं तो अक्सर मैथ वाले वैज्ञानिक फिजिक्स का थ्योरी दे देते हैं और फिजिक्स वाले वैज्ञानिक क्या करते हैं मैथ का थ्योरी दे देते हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि फिजिक्स और मैथ जो है एक दूसरे से क्लोज है, यानी कि जिस बच्चे का मैथ अच्छा है तो उसका ऑलरेडी फिजिक्स भी ठीक हो जाता है और जिस बच्चे का फिजिक्स ठीक है तो उसका मैथ भी ऑलरेडी ठीक हो जाता है। तो यदि किसी बच्चे का मैथ ठीक है और फिजिक्स ठीक नहीं है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग है। इसलिए अक्सर यही होता है, दोनों चीज एक भी ठीक रहेगा आपका तो दोनों ठीक ही रहता है। तो चलिए गॉस थ्योरम आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है। आप लोग कूलम्ब का नियम जो पढ़ा उसमें क्या बताया कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने, वो आपको दो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान बता दिया। दो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान बताया उन्होंने, लेकिन इसमें क्या है आपका ये वैज्ञानिक जो आए ये वैज्ञानिकों ने क्लोज सरफेस यानी बंद सतह जो है ना, बंद सतह के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बताया। कहने का मतलब ये है कि यदि चार्ज जो आपका है पूरा बहुत सारा सरफेस पर आ गया उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए बताया। क्योंकि आपको इससे पहले जो था उन्होंने कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, दो चार्ज है आपका या एक चार्ज है उसके कारण आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको सतह पर बहुत सारा बिखरा हुआ चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, उस स्थिति में हमको किसका यूज करना होगा, गॉस का प्रमेय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा कोशिश करेंगे क्लास में ही बता दें, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम है और पढ़ना भी बहुत ज्यादा
कुछ ज्यादा टाइम का भी रहेगा तो आप लोग को माइनस करना है गॉस थ्योरम। तो चलते हैं हम लोग अब डायरेक्ट रीजन समझ गए। क्या रीजन था आपका? इसका यही रीजन है कि ये आपको बंद सतह के ऊपर यानी गोलाकार सतह भी रहेगा उसके भी ऊपर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। और विद्युत क्षेत्र का मान जो इससे निकलता है ना वह आपका एग्जैक्ट नहीं रहता है, अप्रॉक्स में रहता है, लगभग में रहता है। जो आप मान निकालिएगा वो आपका इस प्रोसेस के द्वारा गॉस थ्योरम के द्वारा वो उसका वैल्यू लगभग में आता है। ऐसा नहीं कि जो आप निकाल चुके हैं वो आपका एक्यूरेट वैल्यू है। हाँ, यदि आप कूलम्ब के नियम से निकाल रहे हैं वो तो कूलम्ब के नियम में एक्यूरेट वैल्यू ही आता है। थोड़ा सा 19-20 होता है लेकिन हम एक्यूरेट वैल्यू उसको कर सकते हैं। लेकिन इसको गॉस के थ्योरम द्वारा ये एक तरह का ट्रिक है जो बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले गॉस नामक वैज्ञानिक ने जो दिया है उसको हम लोग परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद फिर इसको हम लोग को प्रूव करना है 5 मार्क्स में कि डायरेक्ट आ जाता है ये क्वेश्चन। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। लिखिए परिभाषा इसका, या फिर पहले हम बता ही देते हैं उसके बाद आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या लिख रहे हैं सर, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यही आपका गॉस का थ्योरम है। क्या है अभी तुरंत हम लोग समझ जाएंगे इसको। Q गुना AQ बाय एप्सिलॉन, यही आपका गॉस का प्रमेय है। ये आपका नेट भी लिखा हुआ रहता है, कुल आवेश। नेट बराबर U बाय एप्सिलॉन। ये है क्या, हम अभी समझाते हैं, ध्यान दीजिए इसको। अभी बताएं, ये जो आपका है एकदम क्लोज सरफेस रहता है, बंद सतह। ये बंद सतह के ऊपर इकाई आवेश रहता है और ये आपको ये गॉस का थ्योरम जो है ये इसी पर जो आपका चार्ज रहता है, ये सब इस सब पर जो चार्ज रहता है इसी चार्ज को हम लोग निकालने के लिए बंद सतह के ऊपर जो चार्ज रहता है उसी को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गॉस के प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ध्यान दीजिए, पहले परिभाषा पर लिख लीजिए। देखिए परिभाषा इसी से बन जाएगा। किसी, ये आपका जो है ना बंद सतह होता है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले, ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, किसी परिभाषा लिखना है सबको, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आवेश का, सॉरी उसमें मौजूद आवेश का, उसमें मौजूद आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही ये आपका क्या है, गॉस का थ्योरम है। इसके नीचे इसको नोट कर लीजिए, देख लेते हैं वीडियो सब क्लियर देखते हैं।
नोट कर लिए होंगे। अब इसका हम प्रूफ बताते हैं। आप लोग भी घर में मेहनत करते रहिए, यही मेहनत एक दिन रंग लाएगा। बहुत सारे बुक में आपको 1835 भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ये आपको 1835 ईस्वी में ही ये इन्होंने आविष्कार इस फॉर्मूला के बारे में बताया, लेकिन ये 1867 में 1867 ईस्वी में इसको प्रकाशन किया गया। सब बुक सब में इसके बारे में दिया गया है। यानी कि 35 ज्यादा बुक में 35 ही लिखा हुआ है, कोई 35, 36, 37 इसी तरह से, लेकिन 67 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। बहुत सारे बुक में दिया। तो अगर 2 नंबर में देगा तो उतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर में दे दे तब इसको हम लोगों को प्रूफ करना होता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। शाब्दिक टाइम समझे? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ही बना लेते हैं। देखिए आपको परिभाषा में लिखाए हैं, इसमें वैल्यू हमको किसका निकालना है? किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान। ध्यान देना है हमको, क्या इसमें निकालना किसका वैल्यू है? आपको फाई का। और फाई बराबर फॉर्मूला आपको हम क्या बताए? E इंटू डी एस। E इंटू डी एस। E क्या है आपका? E आपका विद्युत क्षेत्र है और डी एस क्या है? E भी बताया है आपको कूलम का नियम में। और ds क्या है आपका? सदिश क्षेत्रफल है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमको प्रूफ क्या करना है? ध्यान दीजिए, अभी बताए थे आपको फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ना प्रूफ करना है आपको। तो सोचना इसमें ये है कि हमको वैल्यू किसका निकालना है? फाई का निकालना है। और फाई का निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और सदिश क्षेत्रफल, 2 चीज का वैल्यू निकालेंगे, फिर फाई का वैल्यू बैठा देंगे सूत्र, उसके बाद हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। और आज का क्लास उसी जगह फिर बंद कर देंगे। तो हम लोग को समझना है, ये इस जगह जो है ना आपका प्लस चार्ज रहता है, ठीक है? और इसका त्रिज्या क्या है आपका? r, ठीक है? ये गोलाकार जो सतह है इसका त्रिज्या क्या है आपका? r है। तो इसमें ध्यान ये देना है, इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका इधर है। और ये बताइए, ये गोला जो बना है आपका, बहुत सारा छोटा छोटा गोला मिल के इसमें बना होगा। जैसे इस तरह से कर सकते हैं। और छोटा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ds से सूचित करते हैं। जो छोटा चीज अच्छा है चाहिए करिएगा ना, बगीचा में जाइएगा। लगभग 15 मिनट और लगेगा, उसके बाद निकल क्या बात, ये वो कल सवाल लगा दीजिएगा। अच्छा, चल देर चालू करिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो छोटा रहता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ds से सूचित करते हैं। तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा गोला मिल के एक बहुत बड़ा गोला का निर्माण हुआ होगा, और इसी पर कुल फ्लक्स का मान हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जहां हम आपको बताए थे इससे पहले सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश क्षेत्रफल हमारा क्या है? तो सदिश क्षेत्रफल जिसमें कि उसका दिशा क्या होता है? एक निश्चित दिशा के ऊपर जो क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो इस समय इसका दिशा हम मान लेते हैं, आप मान सकते हैं इस साइड, ताकि हमको बनाने में भी न्यूनतम कब होगा, महत्तम कब होगा, वो आपको हम लर्निंग
ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, कोई गोलाकार सतह है, इसी पर तो हमको कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या करना है, निकालना है। तो बस कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इसमें लिख लेते हैं, आखिर ये लैंग्वेज इसमें लिखना है आखिर क्या क्या है। जल्दी से फिगर बना लीजिए, वीडियो रोक के बना लीजिए। चलिए आपका फिगर भी बन गया होगा। अब उस फिगर के नीचे लैंग्वेज लिखना है। एक गोलाकार सतह के भीतर, एक गोलाकार सतह के भीतर धनात्मक आवेश ब्रैकेट में प्लस क्यू, धनात्मक आवेश प्लस क्यू मौजूद है, प्लस क्यू मौजूद है, जिसके कारण विद्युत रेखाएं, जिसके कारण विद्युत रेखाएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण विद्युत रेखाएं उत्पन्न होती है और विद्युत फ्लक्स का निर्माण हो जाता है, और विद्युत फ्लक्स का निर्माण हो जाता है, विद्युत फ्लक्स का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में गोलाकार सतह की त्रिज्या, गोलाकार सतह की त्रिज्या छोटी r है, छोटी r है। चलिए इसमें हम लोग ध्यान देना है, E का वैल्यू निकालना है और ds का वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं E का वैल्यू पहले। सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। याद कीजिए कूलम्ब का नियम आपको हम बताए हैं, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, और यहाँ आपको ये बोल रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र क्या है आपका, सदिश है। तो इसमें आपको एक दिशा भी लेना होगा। दिशा किधर है आपका, दिशा आपका ये साइड है। तो इसमें आप अनकैट भी यूज कर सकते हैं, जहां ध्यान दीजिए नीचे ही लिख दीजिए, जहां अनकैट क्या है आपका, इकाई सदिश है, इकाई सदिश, इकाई सदिश। अनकैट क्या है आपका, इकाई सदिश। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान किसके कारण निकाल रहे हैं आप, ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। यह फॉर्मूला आपको कूलम्ब का नियम के टाइम समय आप लोग को बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर।
ये आपका विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है? चलिए अब हमको मान किसका निकालना है? सदिश क्षेत्रफल का। सदिश क्षेत्रफल इसमें आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, वेक्टर एरिया। सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सदिश क्षेत्रफल को हम लोग सूचित करते हैं, सदिश क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए ds। इसी तरह से ना आप सदिश क्षेत्रफल को सूचित करते थे, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ds। ये मॉड के अंदर जब दे दिए तो ये इसमें क्या हो गया आपका? ये केवल परिमाण बन जाता है, और n कैप लगा दिए तब ये आपका परिमाण और ये दिशा, परिमाण और दिशा दोनों मिलके क्या हो गया? सदिश कहलाने लगा। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ds इंटू n। n कैप का मतलब जो आपका इकाई सदिश है, यहाँ लिख देते हैं आपका, जहां n कैप बराबर क्या है आपका? इकाई सदिश है। n कैप बराबर क्या है आपका? इकाई सदिश है। बस इसी का वैल्यू अब पुट करेंगे, हमारा व्यंजक आ जाएगा। ध्यान दीजिए गॉस का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसमें हमको करना क्या होता है? सब यदि यह 5 नंबर में दे दे तब हमको क्या करना? तो आपको पहले जो परिभाषा लिखा है, परिभाषा लिख के जितना है पूरा नोट करना है। तो यदि 2 नंबर में देगा तो क्या करना है? बस केवल वही परिभाषा लिख देना, हमको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये आता हर बार यानी कि अक्सर आ ही जाता है। चलिए हमको किसका किसका वैल्यू मिल गया? आपका सदिश क्षेत्रफल का भी मिल गया वैल्यू, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग निकाल सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, यानी सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। लिख लेते हैं सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं बार फिर बोल देते हैं, सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान दीजिए फाई बराबर क्या होता है? फाई नेट, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स है क्या होता है? E इंटू ds cos थीटा। यही था ना आपका। देखिए इसका कितना यूज हो रहा है विद्युत फ्लक्स का, E इंटू ds cos थीटा। अब हम लोग इधर लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं किए जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में नोट करते ही जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय लग जाता है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये सब काम आपका उठाने से नहीं होगा, और आपको पूरा सिलेबस समय के अनुसार अपडेट हम कर देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें भी पूरा नहीं हुआ था। फाई नेट बराबर, ध्यान दीजिए फाई नेट बराबर क्या है आपका? अभी E इंटू ds cos थीटा आया था, E का वैल्यू अभी हम लिखे थे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इंटू n। ये आपका E का था, और इंटू ds, ds क्या था आपका? सदिश क्षेत्रफल क्या था? ds इंटू n।
ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह थोड़ा सा आप लोग सोचिए हम लोग क्या दें। आपको अभी जो लिए थे सदिश क्षेत्रफल और सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में लिए थे, याद है ना। एक ही दिशा में क्या होगा, cos 0 डिग्री। क्लियर है। चलिए हम लोग अब इसी को सोल्व करते हैं। फाई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R क्या है आपका, इकाई सदिश है, और इनटू ds cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि इस तरह से जो है ना आपका ये क्लोज सरफेस है, बंद सतह। बंद सतह को हम लोग इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन का जरूरी पड़ता है। इंटीग्रेशन देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक बार अनकैप्ड है तो आपका इकाई सदिश ही, लेकिन इस तरह से करके आप इसको खत्म कर सकते हैं। ds अनकैप्ड cos 0 का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये आपका इंटू ds। अब हम लोग इसमें क्या करना होगा आपको, बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि आप ds सब सोल्व करने में प्रॉब्लम है, इस अवस्था में इंटीग्रेशन किया जाता है। बाय इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं। कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है आपका। इस सब को आप यदि इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए ये क्या है आपका बंद सतह, इसीलिए हम इसको ये किए हैं। अब इसमें क्या होगा आपका, ये इसका वैल्यू तो आप लोग हमेशा निकालते ही हैं। ये आपका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में बच गया आपको ds। ठीक है, इसमें आप दे दिए बंद सतह के लिए आप बना रहे हैं, तो इसका क्या, ये आपको 0 से लेकर के आज तक, कहने का मतलब है आज तक क्या है, कोई भी गोला है, ठीक है, वो बढ़े या घटे, आपको सूत्र वैसा बनाना है, निकालना है कि वह यदि बढ़े या घटे कुछ भी हो तो उस सूत्र पर इफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए S का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी कि जैसे कि गोला का जो सूत्र होगा उसको हम लोग इसकी जगह यूज कर लेंगे S की जगह, तो क्या छोटा भी होगा, तो क्या उसका भी हम लोग यदि बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, त्रिज्या ही बढ़ता है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ सकता है, त्रिज्या ही। कुछ भी बढ़ेगा तो हमारा बढ़ता क्या है, हमारा त्रिज्या ही बढ़ता है। तो हम लोग को ये समझना है, तो यदि सरफेस का ले लेंगे 4 पाई R स्क्वायर होता है गोला का क्षेत्रफल, तो जितना बढ़े या घटे त्रिज्या तो हमको उसका मालूम रहेगा, तो हम लोग नोट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहां से कहां तक लिए, 0 से लेकर के S तक लिए। चलिए हम लोग देखिए इसको,
फाई, अच्छा फाई नेट होगा ना, फाई नेट बराबर इसी जगह लिखते हैं ये आपका बंद सतह है, बोलिए बंद सतह है। अब ध्यान दीजिए ये आपका तो बाहर में है, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। क्या कीजिएगा, अब हम लोग को इसी तरह आदत भी डाल लेना होगा। देखिए इसका कहां तक जाएगा सरफेस, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। करने का मतलब है आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसमें आप, यानी कि एक बार इसका वैल्यू रखेंगे फिर एक बार फिर लास्ट में 0 ds, यानी कि अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपका s, तो ऐसा ही लिख देते हैं पहले। अपर लिमिट क्या है आपका s माइनस 0, क्लियर है। अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट। अब ध्यान दीजिए s की जगह हम क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा एक दो लाइन लिखना ही पड़े, कोई टेंशन ना हो। फाई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा होगा सबको, तो हम नहीं तो फिर से कोशिश करते हैं मिटा के लिखने। बोर्ड देखिए ऐसा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। ये आपका क्या है s, क्या है आपका इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल गोलाकार क्या होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0। दिख रहा है समझ आपको जी सर। लास्ट तक ये इससे नहीं, 0 नहीं दिख रहा। 0 नहीं दिख रहा है। वन बाय 4 पाई, इसी को हम क्या किए हैं लिख दिए हैं। अब इस हम कोशिश करते हैं थोड़ा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका गोला का क्षेत्रफल ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। दिख रहा है जी सर। चलिए, क्योंकि बहुत बच्चे आप लोग है कि बोल देते हैं सर दिक्कत हो रहा है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। इधर आशा करते हैं आप लोग नोट कर दिए होंगे। क्योंकि इतना ध्यान देना है, जो एक बार पढ़ लिए हैं फिर आपको ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ना संभव नहीं है। क्योंकि इस बार भी वही करेंगे वो सब टीचर कि जल्दीबाजी में खत्म कर देंगे, पूरा सिलेबस खत्म इस बार भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग के पास अच्छा ऑप्शन है कि ऑनलाइन ही हम लोग खत्म कर दें। चलिए अब हो गया है हम लोग का, लास्ट में पहुंच ही गए हैं। सोच रहे थे इसका भी लर्निंग पॉइंट लिखा देते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा ये। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। देखिए यहाँ r स्क्वायर है, लेकिन हम लगता है छूट जाता है। q बाय r स्क्वायर ये कुछ नहीं है, किस जगह क्या है आपका गुना अंदर में 4 पाई r स्क्वायर, और इसको फिर 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। देखिए 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बंद सतह है आपका, ये भी आप ले सकते हैं। क्या बचा आपका 1 पाई, लगता है 4 बराबर हो गया, इसको मिटाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे कहीं 4 बार बराबर भी नापते थे। आप लोग महान व्यक्ति हैं। चलिए इधर क्या बचा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना इधर क्या बचा q। बस यही तो आपका प्रूफ करना था।
चलिए फिर से एक बार हम लोग अब समझ लेते हैं कि गॉस का थ्योरम जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1835 ईस्वी में ये थ्योरम दिया गया है, लेकिन 1867 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ, बहुत सारे बुक में लिखा गया है। तो इसमें गॉस का थ्योरम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण कूलम के नियम से विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लेते हैं। तो लेकिन इसमें जो आपका है कि चारों सरफेस पर जो आता है ना, उसके लिए उस समय कूलम का नियम लागू नहीं होता है। उस अवस्था में गोलीय सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालना होगा तो आपको गॉस का थ्योरम का ही यूज करना होगा। तो हम लोगों ने गॉस का थ्योरम में किसके बारे में निकालते हैं? विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। किस तरह से? देखिए विद्युत फ्लक्स हम आपको निकालने में बताए थे, उसका परिमाण क्या होता है? E × ds cos थीटा। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिए, फिर आपका वेक्टर एरिया सदिश क्षेत्रफल का मान निकाल लिए, उसके बाद हमारा हो गया। तो अभी लर्निंग पॉइंट भी है, आप लोग भी अचानक लंबा क्लास ठीक नहीं है, कल से हम लोग फिर लंबे क्लास में मिलेंगे। और बायो वाले जो भी हैं तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप बनाए हैं आपका, वो भेज दीजिएगा बायो वाले को, सबको उसमें जोड़ के उसमें ही आपको नोट्स देते जाएंगे, आप लिख लीजिएगा, फिर उसको हम YouTube पर समझा देंगे, क्योंकि लिखना ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो आपको हम बताएंगे तो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, दूसरा भी बायो में कंप्लीट हो गया है, तीसरा भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इसमें ना तो हम चौथा स्टार्ट करने वाले हैं ना पांचवा, ये सब आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। वो तो हम लोग 16वां चैप्टर यानी अंत से जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग पीछे आते जाएंगे, 16वां पढ़ेंगे, 15, 14, 13 करके पीछे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही फिर हम लोग का क्लास खुलेगा, उस समय हम लोग जहाँ से छूटा है वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।